A very good morning स्टूडेंट्स लास्ट क्लास तक हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर के अंडर सिलेबस को रिवाइज करते हुए बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करे, उनकी अप्रोच देखी। इसमें हमने वेरियस इन्फेक्शियस डिजीजेस जो है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, प्रोटोजोअल, हेलमिंथिक, इन सब डिजीजेस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आइए आज हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड। सो लेट्स सॉल्व फ्यू मोर क्वेश्चंस। Now the first question, cell division or mitosis is a normal process in a living cell. We all know this, but sudden and abnormal mitosis in an organ will frequently result in, आपने गेस कर लिया होगा हम यहां किसकी बात कर रहे हैं, कैंसर। कैंसर वर्ड ही है क्रैब से आया है जो बहुत तेजी से फैलता है। बेसिकली जो मेटास्टेटिक कैंसर्स हैं, मेलिग्नेंट कैंसर्स हैं, उनके लिए हम कैंसर वर्ड यूज करते हैं। कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है स्टूडेंट्स की, जो माइटोसिस सेल्स में होता है 1 से 2, 2 से 4, वो एबनॉर्मल हो जाता है। सो इट इज एबनॉर्मल एंड अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल्स। और यहां हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं, मियोसिस की नहीं। So this is regarding to mitosis, cancer. Now, बहुत सारे जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साइंटिस्ट ने ढूंढा है कि हमारे सेल्स में जीन्स होते हैं जिन्हें हम प्रोटो ऑन्को जीन्स कहते हैं, और एक होता है ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। नॉर्मली ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स एक्टिव रहते हैं और ये ट्यूमर नहीं होने देते हैं। बट किसी सपोज कोई भी कार्सिनोजन मतलब ऐसा सब्सटेंस बायोलॉजिकल, केमिकल या फिजिकल जो कैंसर कॉज कर सकता है, तो वो इस प्रोटो ऑन्को जीन को एक्टिवेट करा देगा और ट्यूमर सप्रेसर जीन को सप्रेस करा देगा। तो प्रोटो ऑन्को जीन्स मतलब ऐसे जीन्स जो ऑन्को जीन्स में कन्वर्ट होंगे, ऑन्को जीन्स मतलब ऐसे जीन्स जो कैंसर कॉज करेंगे। क्योंकि ऑन्को वर्ड कैंसर के लिए यूज करते हैं, कैंसर की स्टडी को भी ऑन्कोलॉजी कहते हैं, राइट। तो ये कुछ सेलिएंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग कैंसर। नाउ कैंसर्स को हमने जो भी ट्यूमर है, ट्यूमर मतलब एबनॉर्मल अनकंट्रोल्ड डिवीजन होगा सेल्स का, इनकी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी लूज हो जाती है। सो नो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, राइट। इसके कारण से क्या होता है, ट्यूमर एक मास बन जाता है। ट्यूमर्स को हमने 2 टाइप्स में क्लासिफाई किया था। अगर वो लोकलाइज्ड रहता है, स्प्रेड नहीं होते सेल्स, तो उसे हम बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। और अगर वो ब्लड या लिम्फ के थ्रू पूरी बॉडी में फैल सकता है, स्प्रेड हो सकता है, जो एक्चुअली कैंसर कहलाता है, तो उसे हम मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। मेलिग्नेंट ट्यूमर की जो फैलने की प्रॉपर्टी है, स्प्रेड होने की प्रॉपर्टी है, उसे हमने कहा था मेटास्टेसिस। तो बिनाइन ट्यूमर में मेटास्टेसिस नहीं होगा, सिर्फ मेलिग्नेंट में होगा। ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे जो हमने पढ़े थे। आइए पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम बात करेंगे। तो यहां पर हमारे लिए कीवर्ड्स क्या हैं, सडन एंड एबनॉर्मल माइटोसिस हो रहा है, तो क्या होगा, कैंसर। ना तो जाइगोट फॉर्म होगा, ना गैस्ट्रुला फॉर्म होगा, ना न्यू ऑर्गन फॉर्म होगा। इट विल लीड टू द डिजीज, द ड्रेडफुल डिजीज ऑफ कैंसर। नाउ कैंसर इज अनरेस्ट्रेन्ड डिविजन ऑफ सेल्स, बिल्कुल सही है आंसर। फिर भी हम बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। कंट्रोल डिविजन ऑफ सेल्स नहीं होता, इसमें तो अनकंट्रोल्ड होता है। नॉन मेलिग्नेंट ट्यूमर को कैंसर नहीं कहते हैं, जो बिनाइन, उसे बिनाइन ट्यूमर कहते हैं। कैंसर वर्ड मेलिग्नेंट ट्यूमर के लिए ही कहते हैं जो फैल सकता है, जिसका मेटास्टेसिस पॉसिबल है। माइक्रोबियल इंफेक्शन को कैंसर नहीं कहते हैं। So the correct answer it is uncontrolled or unrestrained division of cells. A is the correct option. Now cancer is caused by, cancer क्यों हो रहा है, rupturing of cells? No. Uncontrolled meiosis? No. We have just seen कैंसर नॉर्मल सेल्स के अनकंट्रोल्ड डिवीजन से हो रहा है और नॉर्मल सेल्स में माइटोसिस होता है। सो कैंसर इज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल माइटोसिस इन द सोमैटिक सेल्स। बाकी लॉस ऑफ इम्यूनिटी नो, उससे क्या होगा, लॉस ऑफ इम्यूनिटी से एड्स हो जाएगा, स्किड है, ये सब जो इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीजेस हमने पढ़ी थी।
but here the correct answer is C. Now the cancer of epithelial cells is called. Now students, हमने cancers को various types में divide किया था, main 2 types में. पहला कार्सिनोमा. कार्सिनोमा मतलब अगर एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, एपिथेलियल टिश्यू का, स्किन कैंसर, म्यूकस मेम्ब्रेन के कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, स्टमक कैंसर्स, यूट्रस कैंसर, सर्विक्स का कैंसर, these all are called carcinomas because they are epithelial cell tumors, epithelial tissue tumors. सेकेंड था सार्कोमा. सार्कोमा में जो कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो मेसोडर्मल है, उसका कैंसर होता है, उन टिश्यूज का, कनेक्टिव टिश्यू लाइक मसल्स, बोन, लिम्फॉइड टिश्यू, मसल, बोन, लिम्फॉइड टिश्यू एक्सेट्रा. और लिम्फॉइड टिश्यू के कैंसर को पर्टिकुलरली लिम्फोमा भी कहते हैं. हमने 2 टाइप के पढ़े थे, हॉजकिंस एंड नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा. और तीसरा हमने पढ़ा था ल्यूकीमियाज. ल्यूकीमिया मतलब ब्लड कैंसर, जिसमें मेनली जो WBCs हैं उनका एबनॉर्मल डिवीजन होता है. बहुत सारे इनमेच्योर WBCs फॉर्म हो जाते हैं, बाकी RBC प्लेटलेट्स का नंबर जनरली डाउन हो जाता है. सो दीज वर सम ऑफ द टाइप्स कि कौन सा टिश्यू इन्वॉल्व है. तो यहां पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैंसर ऑफ एपिथेलियल सेल्स, यानी किसकी बात कर रहे हैं? कार्सिनोमा की. सो लेट्स सी वेयर इज द ऑप्शन, कार्सिनोमा. लाइपोमा क्या होता है स्टूडेंट्स? एडिपोज टिश्यू, फैटी टिश्यू, लिपिड टिश्यू के ट्यूमर को लाइपोमा. सार्कोमा कनेक्टिव टिश्यू के ट्यूमर. ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर, यानी ब्लड सेल्स का एबनॉर्मल डिवीजन. कार्सिनोमा हमारा करेक्ट आंसर है. और एम्फाइसीमा क्या है? ये तो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है, आपको याद है, स्मोकिंग के कारण एल्विलाई की वॉल्स रप्चर हो जाती हैं. इट्स अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. सो आवर आंसर इज डी, दैट इज कार्सिनोमा. नाउ ब्रेस्ट कैंसर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये कार्सिनोमा है. ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, स्किन कैंसर, माउथ कैंसर, जितने भी कॉमन कैंसर्स हैं वो सब कार्सिनोमास होते हैं. अबाउट 80% कैंसर्स जो हैं दे ऑल आर कार्सिनोमास. सो द करेक्ट आंसर इज सी. बाकी सार्कोमा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का. एडिनोमा वही एडिनॉइड. लिम्फोमा लिम्फॉइड टिश्यू का कैंसर. आंसर इज सी. नाउ कार्सिनोमा रेफर्स टू, कार्सिनोमा मतलब एपिथेलियल टिश्यू या सेल्स का कैंसर. और कैंसर मतलब वो मेलिग्नेंट होगा या नॉन मेलिग्नेंट? वो मेलिग्नेंट होगा, यानी वो फैल सकता है, मेटास्टेसिस शो करेगा. लेट्स सी द ऑप्शंस नाउ. नॉन मेलिग्नेंट आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कार्सिनोमा की बात कर रहे हैं, कैंसर की, और कैंसर हम नॉन मेलिग्नेंट बिनाइन ट्यूमर को कभी कहते ही नहीं है, तो ये ऑप्शन ही नहीं हो सकता. बिनाइन ट्यूमर ऑप्शन नहीं हो सकता. अब हमारे को इन 2 में से चूज करना है, मेलिग्नेंट मेलिग्नेंट, राइट. ना मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू को कार्सिनोमा नहीं कहते, उसे कहते हैं सार्कोमा. मेलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन को कहते हैं कार्सिनोमा. सो द करेक्ट आंसर इज डी. 2 ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है. कैंसर का मतलब स्टूडेंट्स वही ट्यूमर, ट्यूमर मतलब गठान, मास, अगर वो फैल सकता है, मेटास्टेटिक है, मेलिग्नेंट है, तो ही कैंसर कहते हैं. बिनाइन ट्यूमर्स को कैंसर्स नहीं कहते. करेक्ट आंसर इज डी. Now, which type of cancer is found in lymph nodes and spleen? Lymph node और spleen अब हम जानते हैं क्या है? Secondary lymphoid organs. और lymphoid tissue का जो कैंसर है यानी लिम्फोमा, वो एक तरह का सार्कोमा है. It is a connective tissue, right? So, correct answer is A, sarcoma. Because spleen and lymph nodes are lymphoid tissue. It is a type of connective tissue, so it is a cancer of connective tissue. That means it is sarcoma. Correct answer is A. Clear? और देखते हैं questions. Blood cancer is called. अभी हमने डायरेक्ट डिस्कस किया, ब्लड कैंसर को ल्यूकीमिया बोलते हैं, जिसमें WBC नंबर बहुत बढ़ जाता है. आंसर इज A. बाकी तीनों तो कैंसरस कंडीशंस है भी नहीं. Now the cells affected by leukemia are leukocytes. Leukocytes means WBC. Correct answer is A. Now oncogene is another name for. अभी हमने यहाँ डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि oncogenes
मतलब ऐसे जीन्स जो कैंसर कॉज करते हैं, जो हमारे सेल्स में प्रिमिटिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोटो ऑन्कोजीन्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। जब भी कोई कार्सिनोजन उनको स्टिमुलेट करेगा तब फिर वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होके सेल्स का एबनॉर्मल डिवीजन करवा के कैंसर कॉज करते हैं। सो इंड्यूसर जीन्स नो, जंपिंग जीन्स नो, स्ट्रक्चरल जीन्स नो, दे आर कैंसर कॉजिंग जीन्स। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। और कैंसर की स्टडी को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। कैंसर के जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। ऑन्को वर्ड का मतलब ही है कैंसर से जुड़ा हुआ। Now oncology is the study of, again, cancerous cells. Answer is C. Now which of the following is a cancer causing agent? Now students, हमने बहुत सारे कार्सिनोजेंस के नाम पढ़े थे। हमने बेसिकली कार्सिनोजेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। कार्सिनोजन मीन्स जो कैंसर कॉज करने वाले एजेंट्स हैं, जिनमें कैपेसिटी है। They can be physical, they can be chemical, and they can be biological. Physical जिसमें मेनली जो एक्स रेज है, यूवी रेज है, गामा रेज है, इस तरह की रेज आती हैं। ये आयोनाइजिंग भी हो सकती है, नॉन आयोनाइजिंग भी, हमने डिटेल्स पढ़ी थी। सो यूवी रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ऑल दीज आर फिजिकल एजेंट्स विच कैन कॉज कैंसर। केमिकल्स में हमने बहुत सारी लिस्ट पढ़ी थी केमिकल्स की, जैसे टोबैको, देन निकल, क्रोमियम, देन कैडमियम ऑक्साइड पढ़ा था हमने स्टूडेंट्स, जो प्रोस्टेट कैंसर करता है। फिर हमने डाई इथाइल स्टिलबिस्ट्रॉल पढ़ा था, वजाइना का कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देन हमने बहुत सारे पढ़े थे, और लेट्स से रेडिएशंस तो ये सारे हो जाएंगे, निकल, क्रोमियम, बीईएस, कैडमियम ऑक्साइड, विनाइल क्लोराइड जो लिवर कैंसर कॉज करता है, एक्सेट्रा, सूट, कोल, टार, बहुत सारे जो लंग कैंसर्स करते हैं या स्किन कैंसर्स करते हैं। बायोलॉजिकल में आते हैं वायरसेस, लिविंग जो कैंसर कॉज करते हैं। इसमें मेनली रेट्रोवायरस आते हैं, यानी HIV वायरस, हेपेटाइटिस वायरस। याद है आपको हेपेटाइटिस का जो वायरस है, पर्टिकुलरली बी और सी जो होते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरस, ये लिवर कैंसर्स कॉज कर सकते हैं। HIV वायरस कापोसीज सार्कोमा कॉज करता है। देन हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कैंसर्स कॉज करते हैं। सर्वाइकल कैंसर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है ये। देन एप्स्टीन बार वायरस, EBV, राइट। सो बेसिकली रेट्रोवायरसेस जो होते हैं जनरली, हालांकि हेपेटाइटिस बी जो है वो DNA वायरस है, बट जनरली ऑल अदर्स आर रेट्रोवायरसेस, दैट इज RNA वायरसेस। तो इन्हें हम बायोलॉजिकल एजेंट्स बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैंसर कॉजिंग एजेंट, यानी कार्सिनोजन। टोबैको है, केमिकल एजेंट है। स्मोकिंग होगा, क्योंकि स्मोक जब हम करते हैं तो हम उसमें निकोटिन लेते हैं, और निकोटिन जो है वो टोबैको के अंदर निकोटिन होती है। अब हम जानते हैं, हम ड्रग अब्यूज पढ़ चुके हैं। एंड रेडिएशंस, ये फिजिकल कार्सिनोजेंस हैं। सो बेसिकली ऑल ऑफ दीज आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ द स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल्स टू डिस्टेंट साइट इज टर्म्ड, क्या कहते हैं इनके फैलने को? मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस, राइट। बाकी तीनों टर्म्स हम पढ़ चुके हैं। मेटाक्रोसिस मीन्स एबिलिटी टू चेंज बॉडी कलर, जैसा फ्रॉग्स में होता है, गिरगिट कैमिलियन में होता है। मेटाजेनेसिस मीन्स सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल साइकिल्स का ऑल्टरनेट जनरेशंस होना। जैसे कि अगर आपको याद हो, जब हमने एनिमल किंगडम पढ़ा था 11th में, तो सीलेंट्रेटा या निडेरिया फाइलम में हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था जिसपे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ओबेलिया, ओबेलिया मेटाजेनेसिस शो करता है, यानी एक जनरेशन जो है वो सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग होगी, अगली जनरेशन एसेक्सुअली प्रोड्यूसिंग होगी। और मेटामॉर्फोसिस हम जानते हैं, लार्वा से अडल्ट फॉर्म बनने की जो प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन है, उसे मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बट यहां पे जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है मेटास्टेसिस, दैट इज द स्प्रेड ऑफ कैंसरस सेल्स टू डिस्टेंट साइट्स बाय ब्लड और लिम्फ। करेक्ट आंसर इज ए, मेटास्टेसिस।
नाउ मेटास्टेसिस इज एसोसिएटेड विद बिनाइन ट्यूमर्स नहीं, बिनाइन ट्यूमर्स में तो मेटास्टेसिस हो गई नहीं, फैलेगा ही नहीं। क्राउन गॉल ट्यूमर नो, मेलिग्नेंट ट्यूमर यस। जनरली स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं इस बी से, डोंट गेट कंफ्यूज। बिनाइन ट्यूमर जो है वो ट्यूमर है पर वो कैंसर नहीं है, वो कभी फैलता नहीं है। फैलने वाले ट्यूमर को, स्प्रेड होने वाले ट्यूमर को सिर्फ मेलिग्नेंट ट्यूमर ही कहेंगे। करेक्ट आंसर इज ओनली सी। नाउ ऑल आर ऑन्कोजेनिक वायरसेस एक्सेप्ट, अभी अभी हमने देखा ईबी वायरस होता है, रियो वायरस नहीं है। बाकी रेट्रोवायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, एचआईवी वायरस, दे आर कॉमन cancer causing viruses, but reovirus is not, right? So the answer is B. Now which of the following is an oncogenic virus? Papilloma virus है, human papilloma virus cervical cancer का main cause है, EB virus है, herpes simplex virus है, so basically all of these. Now the diagnosis of cancer. Now students, हमने अभी तक कैंसर का कॉज पढ़ा, उससे रिलेटेड जीन्स पढ़े, उसके टाइप्स पढ़े, उसके कैंसर कॉजिंग एजेंट्स यानी कार्सिनोजेंस को डिस्कस किया। नाउ लेट्स टॉक इन ब्रीफ अबाउट द डायग्नोसिस। कैंसर का डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, याद रखना। सबसे पहले तो जो भी पार्ट का हमें लग रहा है कि यहाँ पे कैंसरस सेल्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उसकी बायोप्सी लें और उसको एग्जामिन करें, उस टिश्यू को, यानी हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। अगर वो ब्लड कैंसर है तो वहां पर हमें बोन मैरो की बायोप्सी करनी पड़ेगी और ब्लड की स्टडी करनी पड़ेगी, यानी ब्लड काउंट देखना पड़ेगा। WBCs हाईली रेज्ड आने चाहिए, लैक्स में आते हैं जो 1000 में होते हैं। देन और क्या तरीके हैं, हम एक्सरेज के थ्रू कर सकते हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे के थ्रू, या जैसे मैमोग्राफी है जो ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस करते हैं, जिससे इट्स अ टेक्निक ऑफ एक्सरे। देन CT स्कैन दैट इज कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिससे हमें 3D व्यू मिल जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन का। देन MRI दैट इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, दिस इज द बेस्ट डायग्नोस्टिक मेथड। इसके अलावा PET स्कैन, ये कुछ और डायग्नोसिस के मेथड्स हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट के क्या क्या तरीके हैं कैंसर के? नंबर 1 आप कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हम जानते हैं, हमने मूवीज में भी देखा, हमने पढ़ा भी था, हेयर लॉस हो जाता है, एनीमिया इसके मेन साइड इफेक्ट्स हैं। केमिकल्स को यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल ड्रग है विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। विनब्लास्टिन जो कैंथेरस रोजिया नाम के पेड़ से, जो सदाबहार का पेड़ है, उससे मिलती है। देन सेकेंड है रेडियोथेरेपी, जिसमें रेडिएशंस को यूज किया जाता है। देन थर्ड है सर्जरी, जिसमें अपने पार्ट को रिमूव कर देते हैं। और फोर्थ है इम्यूनोथेरेपी, जैसे इंटरफेरॉन्स वगैरह, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, ये सब यूज करते हैं इम्यूनोथेरेपी। जनरली कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है, ये हाईली एक्सपर्टाइज सुपर स्पेशलिस्ट जो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं वो डिसाइड करते हैं। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नाउ डायग्नोसिस ऑफ कैंसर इज यूजुअली कॉज्ड बाय एक्सरेज, यस, बायोप्सी, यस, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, यस। अगर आप उस फ्लूइड में सस्पेक्ट कर रहे हैं कि उसमें कैंसरस सेल्स होंगे तो उसे भी आप बाहर निकाल के और उसकी स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोपिकली। सो बाय एनी ऑफ दीज डायग्नोसिस कैन बी डन। आंसर इज डी। नाउ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी कैंसर ड्रग? अभी अभी हमने डिस्कस किया विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ये नेचुरल एंटी कैंसर ड्रग्स हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। बाकी फ्लैजिल जो होती है, ये मेट्रोनिडाजोल जो एंटी प्रोटोजोल है, उसका ट्रेड नेम है, कंपनी नेम है, फ्लैजिल के नाम से आती है। एस्पिरिन एक पेन किलर है डिस्प्रिन की तरह, जो डिस्प्रिन है उसके अंदर एस्पिरिन होता है, एनाल्जेसिक एंड एंटी इंफ्लेमेटरी है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो हम जानते हैं एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट वर्क करेगी। बट एंटी कैंसरस ड्रग इज विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन। सो द आंसर इज सी। Now, which of the following plant is the source of anti-cancer drugs? यानी विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन का सोर्स, एंड दैट वी नो, पहला ही ऑप्शन है कैथरेंथस रोजियस। इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर विथ एक्सरेज, और ये एक्चुअली वाई नहीं है, ये गामा है, इट शुड बी रिटन लाइक दिस, गामा रेज इज कॉल्ड।
रेडिएशन के थ्रू जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, रेडियोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी। बाकी केमिकल मेडिसिन ड्रग से होगा कीमोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी मींस वी हैव जस्ट डिस्कस्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, इंटरफेरॉन्स, ये सब यूज होंगे। हार्मोन थेरेपी कैंसर में नहीं होती है। द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज रेडियोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी। इसके अलावा सर्जरी भी एक मोडालिटी है कैंसर को ट्रीट करने की। Now cancerous cells are more easily damaged by radiation than normal cells because they are. Students, cancerous cells बहुत fast spreading होते हैं, बहुत fast dividing होते हैं, rather I should say, not spreading। इसीलिए हम radiation से उन्हें जल्दी तेजी के साथ डैमेज कर सकते हैं as compared to normal cells. So why they can be more easily damaged than normal cells? Because they are non-dividing? नहीं, वो तो rapidly dividing है। Starved of mutation? नहीं, म्यूटेशन तो हुआ है तभी तो वो कैंसरस में कन्वर्ट हुए हैं जो नॉर्मल सेल्स हैं। डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स? नो। अंडरगोइंग रैपिड डिविजन? यस। सो इट इज बी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कई बार आया हुआ है। Now which of the following is used in the treatment of thyroid cancer? And we know I-131 is used. हमने डायरेक्ट इसको लिखा था। Now Hodgkin's disease is the cancer of Hodgkin's, एक लिम्फोमा है। Hodgkin's and non-Hodgkin's lymphoma. Lymphoma means lymphoid tissue का कैंसर। Here is the correct answer. कई स्टूडेंट्स WBC से कंफ्यूज होते हैं। स्टूडेंट्स WBCs अगर नंबर में बढ़ रहे हैं तो वो ब्लड कैंसर है, ल्यूकीमिया। लिम्फोमा मींस लिम्फॉइड टिश्यू और मोस्ट कॉमन लिम्फोमा हॉचकिन्स एंड नॉन हॉचकिन्स होते हैं। करेक्ट आंसर इज सी। बाकी मैमरी ग्लैंड मींस ये तो ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं। लिवर कैंसर मींस जिसे हिपैटोमा कहते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ कंटिन्यूड एक्सपोजर टू विनाइल क्लोराइड में कॉज कैंसर ऑफ। हमने पढ़ा था विनाइल क्लोराइड से लिवर का कैंसर होता है। वजाइनल कैंसर किससे होता है? डाइइथाइल स्टिलबेस्टेरॉल। प्रोस्टेट कैंसर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैडमियम ऑक्साइड। ये कुछ कॉमन कार्सिनोजेंस, केमिकल कार्सिनोजेंस हमने स्टडी किए थे। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज लिवर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस प्रोस्टेट कैंसर? अभी अभी डिस्कस किया है कैडमियम ऑक्साइड। बाकी अफ्लाटॉक्सिन्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? ये फंगस एस्परजिलस से रिलीज कुछ टॉक्सिन्स होते हैं, नाम ही है टॉक्सिन। क्रोमियम, निकल, ये सब लंग कैंसर कॉज करेंगे। कैडमियम ऑक्साइड प्रोस्टेट कैंसर करता है और विनाइल क्लोराइड से लिवर कैंसर होता है। अभी अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया है। हियर द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज कैडमियम ऑक्साइड कैन कॉज प्रोस्टेट कैंसर। Now the most commonly used marker enzyme in clinical diagnosis of prostate cancer is, ये हमने जब प्रोस्टेट पढ़ा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन में तब हमने डिस्कस किया था कि एसिड फॉस्फेटेज टिपिकल मार्कर एंजाइम होता है प्रोस्टेट के लिए। सो प्रोस्टेट कैंसर की डायग्नोसिस में अगर एसिड फॉस्फेटेज मिल रहा है यानी कि वो डेफिनेटली प्रोस्टेट कैंसर है, वो प्रोस्टेटिक सेल्स है। करेक्ट आंसर इज डी। ये हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पढ़ा था स्टूडेंट्स, वहां से हमने इस क्वेश्चन को पिक किया है। नाउ कैंसरस सेल्स आर, हमने पढ़ा था स्टडी ऑफ कैंसर के लिए जिन कैंसरस सेल्स को यूज करते हैं वो हैं हेला सेल्स। बाकी CD4 सेल्स मतलब टी हेल्पर सेल्स जिन्हें एड्स का वायरस, HIV वायरस अटैक करता है। प्लाज्मा सेल मतलब ऐसे बी लिम्फोसाइट्स जो एंटीबॉडीज बनाते हैं। और मेमोरी सेल्स B एंड T दोनों तरह के लिम्फोसाइट्स जो फर्स्ट प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बाद मेमोरी रखते हैं ताकि जब सेकेंडरी इंफेक्शन हो तो जब सब्सिक्वेंट अटैक हो तो वो बहुत फास्ट एंड हायर इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स प्रोवाइड कर सके। सो हमारा आंसर जो है कैंसरस सेल्स आर हेला सेल्स। बाकी तीनों सेल्स हमारे इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। आंसर इज ए। नाउ मैच द कॉलम 1 एंड कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट आंसर। अगेन हम वही ट्रिक करेंगे जो हम करते आ रहे हैं, जो भी सबसे अच्छे से आता है एक उसको देख लो। सबसे अच्छे, सपोज करो मेरे को कार्सिनोमा पक्का पता है कि कार्सिनोमा तो एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है या स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन का कैंसर होता है। तो यहां मैं ढूंढ लेती हूँ, ये रहा। तो C का 4 होना चाहिए। अब यहां देखो आप, C का 4, ये तीनों। तो अब अपने को नीचे ये इसको नहीं देखना, D को, A B C और E हो जाएगा। ठीक है, सपोज आप बोलो मैम मैं तो सब कुछ ही पढ़ा हुआ है तो मैं तो फर्स्ट से ही देख लेता हूं,
ये देख लेती हूं। चलो नियोप्लाज्म देखते हैं। नियोप्लाज्म का मतलब है इनिशिएशन ऑफ न्यू ट्यूमर्स। नियो का मतलब ही होता है न्यू, और प्लाज्म, नियोप्लाज्म मतलब नए ट्यूमर्स बन रहे हैं। तो ए का होना चाहिए 6, तो ए का 6 अगर हम करें, हम ए का 6 और सी का 4 अगर हम लगाएं तो हमारा आंसर डायरेक्ट ही आ गया सी। और ढंग से करके देखते हैं। लेट्स से बिनाइन ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर्स क्या होते हैं? नॉन कैंसरस। तो बी का क्या होना चाहिए? 5। अगर हम यहां से देखेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, ए, बी एंड ई। ठीक है, हमने एक गड़बड़ करी है, एक मिनट रुकिए, हम इसको दोबारा चेक करते हैं। सार्कोमास क्या होते हैं? बोन कार्टिलेज के कैंसर्स। तो डी का 2 अब लगा लेते हैं। देखो, डी का 2, सी का 4, बी का 5, ए का 3, बिकॉज नियोप्लाज्म इज अनदर वर्ड फॉर मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। सो ये मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए बोल रही थी कि ऐसा मत सोचिए कि नए ट्यूमर्स को नियोप्लाज्म कहते हैं। हमने क्लियरली अपने नोट्स में लिखा है जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, जो फैलते हैं, जो मेटास्टेटिक है, उनको नियोप्लाज्म या नियोप्लास्टिक ट्यूमर्स भी कहते हैं। और अब ई का 1 हो जाएगा, दैट इज लिम्फोमास, हीमोपोएटिक सेल ट्यूमर्स। नॉट डायरेक्टली, एक्चुअली वो लिम्फोइड टिश्यू के ट्यूमर्स हैं। सो इट्स वेरी इजी। कार्सिनोमा, अगर आपको सी का 4 पता है और सी का 4 अगर आपको पता है तो अब आपको ये वाले ऑप्शंस बी देखने की जरूरत ही नहीं है जहां पे कॉमन है। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मुझे नियोप्लाज्म कंफर्म नहीं था, बट मेरे को ये पता है कि बिनाइन ट्यूमर्स नॉन कैंसरस होते हैं। बी का 5 है कार्सिनोमा, सी का 4 है और डी का 2 है। तो आप इसको तीनों को लगा लो, ये एक ही ऑप्शन में फिट हो रहा है, 5, 4 और 2। बाकी देख लीजिए आप, कहीं पे भी 5, 4, 2, 5, 4, 2 नहीं है। So the correct option is A. That is, neoplasm are malignant tumors, benign tumors are non-cancerous tumors, carcinomas are cancer of epithelial tissue, sarcomas are bone cartilage tissue tumors, and lymphomas hematopoietic cell tumors. Actually lymphomas lymphoid tissue का ट्यूमर होता है, to be precise. But यहाँ जो हमारा बेस्ट ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग हमने आंसर लगाया है। The correct answer is A. Now ये इसीलिए दिया है लास्ट ऑप्शन ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं कि न्यू वर्ड न्यू के लिए यूज करते हैं, ऐसा नहीं है। सभी मेलिग्नेंट ट्यूमर्स को नियोप्लाज्म कहते हैं। लेट्स सॉल्व फ्यू मोर। नाउ अफ्लाटॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय, मैंने अभी भी आपको बताया था स्टूडेंट्स, अफ्लाटॉक्सिन जो है ये फंगस एस्परजिलस से प्रोड्यूस्ड एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, नाम में ही है टॉक्सिन, राइट? सो द आंसर इज बी, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फंगस एस्परजिलस। हमने एस्परजिलोसिस फंगल डिजीज भी पढ़ी थी जो लंग्स को अफेक्ट करती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करती है। नाउ एथलीट्स फुट डिजीज इज कॉज्ड बाय, एंड वी नो इट इज कॉज्ड बाय फंगस। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ये लाइन हम रब कर देते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फंगल डिजीज। नाउ ब्लैक लंग डिजीज इज कॉमन अमंग। अब आप बोलोगे मैम ब्लैक लंग डिजीज आपने इस चैप्टर में तो बताई नहीं है। स्टूडेंट जरूरी नहीं है, वहां पर कोई 12th का पेपर या 11th का पेपर या आपका कोई चैप्टर वाइज पेपर नहीं है। डिजीज जहां भी पढ़ी है आपने, चाहे वो आपकी 11th की फिजियोलॉजी में, रेस्पिरेटरी, कोई भी सिस्टम में पढ़ी हो, डिजीज अगर है ह्यूमन को हो रही है तो वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के चैप्टर का जब भी टेस्ट होगा, जहां भी वो सिलेबस में, वहां पर आ सकती है। और हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में 11th में ऑक्यूपेशनल लंग डिसऑर्डर्स पढ़े थे जो ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। वहां हमने बहुत सारे पढ़े थे, जिनमें से एक था जो कोयले की खान में काम करते हैं, कोल माइन वर्कर्स होते हैं, उनमें जो उनकी जो लंग्स होते हैं वो बिल्कुल ब्लैक कलर की हो जाती हैं, उसे ब्लैक लंग डिजीज कहते हैं। सो दिस इज इन कोल माइनर्स, ब्लैक लंग डिजीज। आंसर इज ए। नाउ द स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस टू अ डिजीज इज कॉल्ड। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमें इतने सारे हम एक्सपोज रहते हैं पैथोजेंस यानी डिजीज कॉजिंग एजेंट से, बट हमें नॉर्मली डिजीजेस नहीं होती हैं, नहीं तो हर दूसरे दिन कोई बीमार पड़े। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में डिजीज रेजिस्टेंस के लिए एक सिस्टम होता है जिसे इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम कहते हैं, और हमारी इस प्रॉपर्टी को इम्यूनोलॉजी कहते हैं। So the study of immune system, the study of disease resistance
is called immunology. The correct answer is C. बाकी पैथोलॉजी डिजीजेस की स्टडी है. आप मलेरिया को स्टडी कर रहे हो, एड्स को स्टडी कर रहे हो, ये पैथोलॉजी में आएगा. ईटियोलॉजी मींस उसका कॉज क्या है, वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, डिजीज का कॉजेटिव एजेंट, कॉज, तो ईटियोलॉजी. और अगर आप इम्यूनिटी, उसकी इम्यून सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इम्यूनोलॉजी. सो द करेक्ट आंसर इज सी. नाउ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी इन ब्लड इज टर्म्ड एज, इट्स अ डायरेक्ट क्वेश्चन, हमने पढ़ा था, सीरोलॉजी. एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस, उनकी स्टडी को जब लैब में स्टडी किया जाता है तो उसे सीरोलॉजी कहते हैं. नाउ which of the following is primarily concerned with destroying pathogens. Now students, आइए हम एक बार क्विकली हमारी इम्यूनिटी को रिवाइज करें. हमारे इम्यून सिस्टम जो है उसमें हमारी दो टाइप की इम्यूनिटी होती है. पहली इनबॉर्न या इनेट या नॉन स्पेसिफिक या नेचुरल इम्यूनिटी, और दूसरी एक्वायर्ड या एडेप्टिव या स्पेसिफिक इम्यूनिटी. इनबॉर्न इम्यूनिटी में 4 बैरियर्स आते हैं. सबसे पहला बैरियर जो है वो होता है फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन मेनली आती है. सेकेंड बैरियर जो है दैट इज फिजियोलॉजिकल बैरियर्स. इसमें जो वेरियस पीएच है, जैसे स्टमक का एसिडिक पीएच है, वजाइना का एसिडिक पीएच है, यूरिन का एसिडिक पीएच है, वो हो गया. फिर लाइजोसोम्स जो बैक्टीरियोसाइडल हैं, सलाइवा में, टीयर में, इनमें प्रेजेंट है, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये दोनों मिलकर हमारे को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करती है. देन थर्ड बैरियर होता है सेल्यूलर बैरियर, जिसमें सेल्स वर्क करते हैं, और सेल्यूलर बैरियर में मेनली न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, ये तीनों क्या है स्टूडेंट्स? फैगोसिटिक सेल्स हैं, यानी खाते हैं सेल को. मैक्रोफेजेस टिश्यू में मिलते हैं, ये दोनों ब्लड में मिलते हैं. इसके अलावा एक और टाइप का WBC लिम्फोसाइट है, नेचुरल किलर सेल्स, जो डायरेक्टली अटैक करता है, किल करता है. कैसे करता है? परफोरिन्स, छेद प्रोड्यूस कर देता है ये प्रोटीन्स के थ्रू, परफोरिन्स के थ्रू. तो इसमें इनबॉर्न में एक तो 4 बैरियर्स आते हैं. एक मिनट, चौथा बैरियर में लिखा मैंने, पहले वो लिख देते हैं. साइटोकाइन बैरियर, यानी कुछ केमिकल सिग्नल्स जो एक सेल से दूसरे सेल में इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कुछ पायरोजेंस हैं जो फीवर प्रोड्यूस करते हैं ताकि WBC का नंबर बढ़े या वो बैक्टीरिया वगैरह जो है उसकी ग्रोथ ना हो, जैसे इंटरल्यूकिन 1. और भी इंटरल्यूकिन्स हैं. इंटरफेरॉन्स जो अल्फा, बीटा, गामा, जो वायरस के अगेंस्ट वर्क करते हैं, वायरस के मल्टीप्लिकेशन को रोकते हैं बगल वाले सेल्स में. ये दोनों मिलकर हमारी सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बनाते हैं. और इसके 4 बैरियर्स के अलावा एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है जिसमें 30 डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स हमारे ब्लड सीरम में प्रेजेंट होते हैं, और जब भी इनको सिग्नल मिलता है तो ये सब एक छेद बनाएंगे. जो भी सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, उसमें पानी घुसेगा, ऑस्मोटिक इम्बैलेंस होगा, वो स्वेल होगा और बर्स्ट हो जाएगा. तो ये थी हमारी इनबॉर्न इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बनाएगी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी फिर 2 तरह की होती है. पहली सेल्यूलर या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, और दूसरी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी का मतलब है इसमें सेल्स वर्क करते हैं. मेनली ये मेनली लिम्फोसाइट्स के थ्रू है. T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स, एंड B लिम्फोसाइट्स से जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है वो इसका कंपोनेंट बनाते हैं. इसमें मेनली 75 to 80% T हेल्पर सेल्स होते हैं जो कमांडर्स हैं. फिर T साइटोटॉक्सिक T सेल्स है, किलर T सेल्स हैं. फिर सप्रेसर T सेल्स हैं जो इन दोनों को रेगुलेट करते हैं. और फिर मेमोरी T सेल्स है. सबसे पहले इसके लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर वो एंटीजन अटैच होता है, और फिर वो इन T हेल्पर सेल्स के साथ जुड़ेगा, और फिर T हेल्पर सेल 2 काम करेंगे. या तो साइटोटॉक्सिक T सेल्स बनाते हैं, या ये B सेल्स जो ऑलरेडी एक्टिवेटेड हैं उनसे
उनको प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट करा के वहां से एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। डायरेक्ट रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट काम तो ये साइटोटॉक्सिक सेल करेगा, वही सेम परफोरिन्स रिलीज करके और छेद करके पानी घुसा के लाइसिस करके। एंटीबॉडी मीडिएटेड या ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है ये बी लिम्फोसाइट्स गवर्न करते हैं, ये टी लिम्फोसाइट्स गवर्न करते हैं। इसमें जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो सबसे पहले एक्टिवेट होंगे जब कोई एंटीजन अटैच होगा। एक्टिवेट होने के बाद टी हेल्पर सेल्स की मदद से वो प्लाज्मा सेल्स बनाएंगे और ये प्लाज्मा सेल्स अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज बनाएगा। ये एंटीबॉडीज वेरियस बॉडी फ्लूइड्स में मिलेंगी, ब्लड में, लिम्फ में, सलाइवा में, टीयर्स में, जिन्हें ह्यूमर कहते हैं, इसीलिए से ह्यूमोरल इम्यूनिटी भी कहते हैं। और बचे हुए मेमोरी सेल्स बनाएंगे ताकि सेकेंडरी रिस्पॉन्स हो। तो इस तरह से ये हमने एक मेजर रिवाइज किया है अबाउट द इम्यूनिटी। नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ये स्टूडेंट्स पैनक्रियाज ई होना चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं, आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली कंसर्न विद डिस्ट्रॉइंग पैथोजेंस? पैनक्रियाज नहीं होते, लिवर नहीं है, किडनी नहीं है, लिम्फेटिक टिश्यू, क्योंकि लिम्फेटिक टिश्यू मींस लिम्फॉइड टिश्यू और लिम्फॉइड टिश्यू में ही टी और बी लिम्फोसाइट्स मिलेंगे और टी और बी लिम्फोसाइट्स ही इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, पैथोजेंस को किल करेंगे, राइट? सो द करेक्ट आंसर इज डी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म? मोनोसाइट्स करते हैं, यहां देखिए, आइए, ये रहे मोनोसाइट्स, ये इनबॉर्न इम्यूनिटी का पार्ट बना रहे हैं। देन लिम्फोसाइट्स वो भी करते हैं, ये सारे टी और बी लिम्फोसाइट्स एक्वायर्ड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। न्यूट्रोफिल्स अगेन इनबॉर्न इम्यूनिटी, यानी तीनों ही सेल्स डिफेंस में इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। सो द आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज हेल्प्स। नाउ all of the following represents non-specific mechanism of body defense except. non-specific मतलब स्टूडेंट ये किसकी बात कर रहे हैं? ये इनबॉर्न इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर, साइटोकाइन बैरियर एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, 5 चीजें आती हैं। आइए देखिए, स्टमक एसिड है, इट इज अ पार्ट ऑफ नॉन स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल पार्ट। ये नहीं होगा, ये तो एक एंटीबॉडी है और एंटीबॉडी किससे रिलेटेड है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। और ये किसका पार्ट है? एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, तो ये गलत हो गया आंसर। बाकी फैगोसाइटोसिस होता है, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, दे ऑल आर फैगोसाइट्स। लाइसोजाइम डेफिनेटली टीयर, सलाइवा सब में बैक्टीरियोसाइडल प्रेजेंट है। ये दोनों फिजियोलॉजिकल बैरियर बनाते हैं। तो हमारा जो आंसर है which is not a part of non-specific is IgM, that is antibody, because it is a part of specific defense, that is acquired immunity. So here the correct answer is B, that is IgM, immunoglobulin M. It is not a part of non-specific immunity. All right, B. Now for the first 6 months of its life, a child depends on antibodies. Now students, आइए यहाँ पर हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने जो 2 टाइप की एंटीबॉडीज पढ़ी थी, एक्वायर्ड एंटीबॉडीज, पहली एक्टिव और दूसरी पैसिव। एक्टिव मींस जिसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडीज बनाएगा, और पैसिव मींस जिसमें रेडीमेड एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर डाली जाएंगी इमरजेंसी में। एक्टिव इम्यूनिटी 2 टाइप की थी। पहली नेचुरल, कोई डिजीज हुई हमें, उसकी मेमोरी इम्यून सिस्टम में रह गई, उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाई खुद बॉडी ने नेचुरली, तो वो कैसी इम्यूनिटी है? एक्टिव एंड नेचुरल। दूसरा, हमने जान करके वैक्सीनेशन किया बहुत लिटिल अमाउंट में, वीकेंड या किल्ड बैक्टीरिया, वायरस जो भी है बॉडी में इंट्रोड्यूस किया, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया और बॉडी ने एंटीबॉडीज बना के रख ली तैयार करके। ये क्या है? बॉडी ने खुद बनाई है तो एक्टिव, बट कैसी एक्टिव? आर्टिफिशियल एक्टिव। एग्जाम्पल वैक्सीनेशन। रेडीमेड एंटीबॉडीज मतलब अगेन 2 टाइप की हो सकती है। अगर डायरेक्टली मदर से बेबी को मिल रहा है तो नेचुरल है बट रेडीमेड है।
जैसा कि IgG मिलती है प्लेसेंटा के थ्रू और IgA मिलती है मदर का जो इनिशियल मिल्क होता है डिलीवरी के बाद, जिसे हमने कोलेस्ट्रॉल कहा था, येलो गोल्डन कलर का। और दूसरा, अगर हम किसी को एंटी टेटनस सीरम, एंटी डिप्थीरिया सीरम, एंटी स्नेक वेनम, जो डायरेक्ट एंटीबॉडीज हैं जो किसी दूसरे एनिमल को इन्फेक्ट करके उसके अंदर बनी है और हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट करी हैं, तो उसे कहेंगे आर्टिफिशियल पैसिव। इसमें एंटी सीरम्स आ जाएंगे, राइट। नाउ यहां पर ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि पहले 6 महीने बच्चे को कहां से एंटीबॉडीज मिलती हैं? वो मदर के मिल्क से मिलती हैं। यानी इसमें बेबी का इम्यून सिस्टम रोल प्ले नहीं कर रहा उन्हें बनाने के लिए, तो ये पैसिव टाइप की है, बट नेचुरल पैसिव टाइप की है। आइए क्वेश्चंस देखें। रिसीव थ्रू फूड, नो। ऑब्टेन फ्रॉम इट्स मदर, यस। एक्वायर्ड फ्रॉम एनवायरमेंट, नो। प्रोड्यूस फ्रॉम इट्स ओन इम्यून सिस्टम, नो। इट इज अ टाइप ऑफ पैसिव नेचुरल इम्यूनिटी, IgA टाइप की एंटीबॉडीज जो मदर के मिल्क में प्रेजेंट रहती है। करेक्ट आंसर इज बी। Now, those phagocytes found in the tissues but not in the bloodstream. हमने यहां देखा था स्टूडेंट्स मैक्रोफेजेस, मोनोसाइट्स का ही मॉडिफाइड फॉर्म है जब वो टिश्यूज में मिलते हैं, और पर्टिकुलरली जिस ऑर्गन में मिलते हैं तो वही हिस्टियोसाइट्स कहते हैं। जैसे लिवर में कफर सेल्स, लंग्स में डस्ट सेल्स, ब्रेन में माइक्रोगिलिया सेल्स, सो दे आर मैक्रोफेजेस। बाकी मोनोसाइट्स ब्लड में मिलेंगे, न्यूट्रोफिल्स ब्लड में मिलेंगे, दोनों ही WBC के टाइप्स है। प्लाज्मा सेल्स फैगोसिटिक नहीं होते, ये बी लिम्फोसाइट्स हैं स्पेशल टाइप के, और ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। करेक्ट आंसर इज सी, मैक्रोफेजेस। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द फंक्शन ऑफ एनगल्फिंग फॉरेन पार्टिकल? एनगल्फिंग, उसे खा जाना, यानी हम क्या ढूंढ रहे हैं इस क्वेश्चन में? फैगोसिटिक सेल ढूंढ रहे हैं। प्लाज्मा सेल फैगोसिटिक नहीं होता, ये तो एंटीबॉडीज बनाता है। मास सेल्स फैगोसिटिक नहीं होते। मास सेल्स क्या करते हैं? हिस्टामिन रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन भी। हिस्टामिन क्या करेगा? इन्फ्लेमेशन करवाता है, ब्लड सप्लाई बढ़ा देगा, वैसोडाइलेशन होगा, वहां पे स्वेलिंग होगी, रेडनेस होगा, पेन होगा, ये सब कुछ मास सेल्स हिस्टामिन एलर्जी में रोल प्ले करते हैं। लिम्फोसाइट्स बी एंड टी टाइप के, बी वाले एंटीबॉडीज बना के वर्क करेंगे और टी वाले टी हेल्पर, टी साइटोटॉक्सिक, बट डायरेक्ट खाएंगे नहीं। मेन वो भी जो टी साइटोटॉक्सिक भी है वो क्या करेंगे? छेद करके पानी अंदर घुसा के फिर वो फट जाएगा स्वेल होके। मैक्रोफेजेस जो हैं ये डायरेक्ट खाते हैं। न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, दे आर डायरेक्ट फैगोसिटिक सेल्स। सो द करेक्ट आंसर इज डी। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। डी, इट इज अ engulfing cell, it will eat the foreign particle. D, macrophage. Now Kupffer cells are involved in, Kupffer cells आपको पता होना चाहिए, हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा है, रटा है। Kupffer cells लिवर में मिलने वाले मैक्रोफेजेस हैं, यानी कि फैगोसिटिक सेल्स हैं। लिवर में अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो उसे खाने का काम यही करते हैं। तो फैगोसाइटोसिस, दे आर इन्वॉल्व्ड इन फैगोसाइटोसिस। बाकी ब्लड क्लॉटिंग में कौन रोल प्ले करता है? प्लेटलेट्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, बी लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स बना के। यहां पर आंसर है डी, फैगोसाइटोसिस इज द फंक्शन और द रोल ऑफ Kupffer cells ऑफ लिवर। नाउ लाइसोजाइम्स आर फाउंड इन, अभी अभी हमने देखा स्टूडेंट्स, ये जो इनबॉर्न इम्यूनिटी है इसमें जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है उसका बहुत इंपॉर्टेंट लाइसोसोम्स, लाइसोजाइम्स है, आई एम सॉरी, लाइसोजाइम्स ये एक ऐसे एंजाइम्स हैं जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, और ये टीयर, सलाइवा में मिलते हैं। सो इट इज फाउंड इन बोथ। करेक्ट आंसर इज सी। नाउ बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन। नाउ स्टूडेंट्स यहां पे हमने दो टाइप के लिम्फोइड ऑर्गन्स पढ़े थे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में बोन मैरो, जहां पे सारे WBC, RBC, प्लेटलेट्स, सारे WBC सब प्रोड्यूस होते हैं, सब फॉर्म होते हैं। सो यहां पे B एंड T लिम्फोसाइट्स दोनों ही फॉर्म होंगे या प्रोड्यूस होंगे। फिर B लिम्फोसाइट्स जो है इनका मैच्योरेशन भी यही होगा, बट T लिम्फोसाइट्स फिर पहुंचेंगे थाइमस में, और थाइमस में जाकर T लिम्फोसाइट्स का मैच्योरेशन होगा।
दोनों ही प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन मतलब या तो वहां प्रोडक्शन हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, या मैच्योरेशन हो रहा है। मैच्योर होने के बाद बी और यहां से थाइमस से टी घूमते फिरते इनकी पोस्टिंग लगेगी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में, जो स्प्लीन हो सकता है, लिम्फ नोड्स हो सकते हैं, टॉन्सिल्स हो सकता है, अपेंडिक्स हो सकता है, एक्सेट्रा। तो अब इन्होंने क्या पूछा है क्वेश्चन में, बोथ ऑफ देम आर प्रोड्यूस्ड इन, प्रोड्यूस कहां है, प्रोड्यूस तो बोन मैरो में ही है। So the correct answer is B. मैच्योरेशन की बात अलग अलग है, बट फॉर्मेशन दोनों का ही बोन मैरो में है। नाउ इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कॉज टिश्यू डैमेज बाय, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। इम्यून कॉम्प्लेक्स न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन, एग्लूटिनेशन, कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, ऑप्सोनाइजेशन, ये सब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस हमने पढ़ी है। यहां पर आंसर है फिक्सिंग कॉम्प्लीमेंट। बाकी हिस्टामिन रिलीज करके तो एलर्जी में रोल प्ले होता है। साइक्लोस्पोरिन का कोई रोल नहीं। साइक्लोस्पोरिन क्या है स्टूडेंट्स, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस करती है, ट्रांसप्लांटेशन के टाइम हम देते हैं। और टी सेल्स टू डिस्ट्रॉय सेल्फ, ये तो ऑटो इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बाय फिक्सिंग कॉम्प्लीमेंट। नाउ The opposite to innate immunity is, innate immunity means inborn, non-specific, और इसका उल्टा क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां देखें, acquired, that is specific immunity which is acquired after birth, acquired। बाकी passive का उल्टा अगर पूछते तो क्या होता, active, right? So it is B। अच्छा, T cell immunity का opposite पूछ लेते तो B cell immunity हो जाता। Now the term humor refers to, humor का मतलब होता है बेसिकली प्लाज्मा, लिम्फ, जो भी ब्लड, लिम्फ, जो भी फ्लूइड्स हैं उनमें सारी एंटीबॉडीज मिलती हैं, IgG, D, A, B, E, नॉट B, गैम्बी जो हमने पढ़ा था, ऑल द 5 टाइप्स। सो इसीलिए उसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। यहां स्टूडेंट्स मेन कंफ्यूजन इससे होता है, टिश्यूज में फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑल बॉडी फ्लूइड्स करके होता या सिर्फ बॉडी फ्लूइड्स भी होता तो हम वो ऑप्शन लगाते, क्योंकि प्लाज्मा लिम्फ भी एक टाइप का बॉडी फ्लूइड है, तो वो बेटर ऑप्शन होता, बट वो नहीं है, इसलिए हमने प्लाज्मा एंड लिम्फ लगा दिया। ब्लड एंड लिम्फ भी हो सकता था ऑप्शन, राइट? सो द करेक्ट आंसर सी। अच्छा, सपोज अगर ब्लड एंड लिम्फ होता और प्लाज्मा एंड लिम्फ भी होता तो आप क्या लगाते? तो हम प्लाज्मा एंड लिम्फ लगाते, क्योंकि वो प्लाज्मा में मिल रही है। ब्लड में तो प्लाज्मा भी है और WBC, RBC, प्लेटलेट्स भी हैं, तो मेन वो कहां है, वो फ्लूइड पार्ट में है, जो लिक्विड पार्ट है, दैट इज प्लाज्मा एंड लिम्फ। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, प्लाज्मा एंड लिम्फ। डोंट गेट कंफ्यूज विद ऑप्शन डी, टिश्यूज में नहीं, बॉडी के फ्लूइड्स में प्रेजेंट होती है। ह्यूमर का मतलब ही होता है फ्लूइड, सी। नाउ ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कंप्राइजेस ऑफ, नाउ लेट्स सी हियर ह्यूमोरल, ये एंटीबॉडी मीडिएटेड, और ये किसका बना है, बी लिम्फोसाइट्स का। ये बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होंगी और फिर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगी। सो इट इज मेड अप ऑफ बी लिम्फोसाइट्स। बाकी टी लिम्फोसाइट्स कब आंसर होता, अगर यहां ह्यूमोरल ना लिखकर सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम पूछते तो आंसर टी लिम्फोसाइट्स हो जाता, बट ऐसा नहीं है, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना, हमारा आंसर है बी लिम्फोसाइट्स। नाउ एन एंटीजन इज, नाउ स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था एंटीजन जो है वो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी के अंदर जब जाए तो वो इम्यून सिस्टम से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा सके, एंटीबॉडी जेनरेटिंग, तो एंटी एंड जनरेटिंग का जेन बन गया एंटीजन। वो कुछ भी हो सकता है, वो पोलन ग्रेन्स हो सकते हैं, वो कोई कुछ खाने की चीज हो सकती है, कोई मेडिसिन हो सकती है, कोई बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन सरफेस बाउंड हो सकते हैं या फ्री लिविंग हो सकते हैं, हम जानते हैं। इन एंटीजन पर एंटीबॉडी जुड़ती है। एंटीजन का वो पार्ट जहां एंटीबॉडी जुड़ती है उसे एपिटोप कहते हैं, और एंटीबॉडी का वो पार्ट जहां पर एंटीजन अटैच होगा उसे पैराटोप कहते हैं। तो एपिटोप और पैराटोप आपस में जुड़ते हैं, इनका शेप एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, बिल्कुल ताला एंड चाबी, लॉक एंड की तरह। सो एंटीजन क्या हो जाएगा, रिजल्ट ऑफ एंटीबॉडी, नो, रेसिड्यू ऑफ एंटीबॉडी, नो, ऑपोजिट टू एंटीबॉडी, नो, स्टिमुलस फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन, यस।
एंटीजन ही एंटीबॉडी को फॉर्म करवाता है, वही स्टिमुलस है, वही ट्रिगर है, मोटर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, राइट। नाउ एंटीजेंस मे बी लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ, एंटीजेंस कुछ भी हो सकते हैं, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड्स, लिपिड्स, पोलन्स, एनीथिंग। Generally they are proteins and polysaccharides, but they can be of any nature. So all of these. Now antigens are present inside nucleus? No. On the cell surface? Yes. जनरली बैक्टीरिया वायरस के सेल सरफेस पर होते हैं। इनसाइड साइटोप्लाज्म नो, या तो वो फ्री लिविंग होंगे या सेल के सरफेस के ऊपर अटैच होंगे, दो तरीके के होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नो, डायरेक्ट क्वेश्चन है बी। नाउ एपिटोप ग्रुप्स आर फाउंड ऑन सरफेस ऑफ, एपिटोप कहां होते हैं? एंटीजन के ऊपर, और एंटीबॉडी के ऊपर इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? पैराटोप, राइट। सो हियर द करेक्ट आंसर इज ए, डायरेक्ट एंटीजन पर क्या होता है? एपिटोप मिलता है, वो जगह जहां पर एंटीबॉडी आके जुड़ेगी। नाउ एन एंटीबॉडी इज अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, नहीं, ब्लड कंपोनेंट में तो 30 टाइप के इनएक्टिव प्रोटीन्स आते हैं जो परफोरिन बना के, छेद करके, पानी घुसा के सेल को स्वेल करके खत्म करते हैं, बर्स्ट कर देते हैं। इट इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। वैसे भी ब्लड में क्या क्या आता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। सो इट इज नॉट अ कंपोनेंट। सिक्रीशन ऑफ मैमेलियन एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी, आरबीसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करता। एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करती है? प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल्स क्या है? स्पेसिफिक क्लोन्स है बी लिम्फोसाइट्स का, और बी लिम्फोसाइट्स क्या है? लिम्फोसाइट्स हैं। लिम्फोसाइट्स मींस डब्ल्यूबीसी। तो कहां से प्रोड्यूस हो रही है ये? डब्ल्यूबीसी से, आरबीसी से नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। मॉलिक्यूल दैट स्पेसिफिकली इनएक्टिवेट्स एन एंटीजन, बिल्कुल सही है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है। व्हाइट कॉर्पस्कल विच अटैक्स इन्वेडिंग बैक्टीरिया, दोनों गलती हैं। पहली बात, एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी नहीं है, एंटीबॉडी डब्ल्यूबीसी से प्रोड्यूस हो रही है, एक टाइप के वो भी। दूसरी चीज, एंटीबॉडी डायरेक्टली बैक्टीरिया को अटैक नहीं करती, वो बैक्टीरिया का जो एंटीजन है उसी पे जाके अटैच होके फिर रिएक्शन कॉज करेगी। सो द करेक्ट आंसर इज दैट इट स्पेसिफिकली इनएक्टिवेट्स एन एंटीजन। नाउ एंटीबॉडीज बिलोंग टू, एंटीबॉडीज हम जानते हैं क्या होता है स्टूडेंट्स। एंटीबॉडीज, मैं इसको रब कर देती हूं। एंटीबॉडीज जो होती है स्टूडेंट्स, ये बेसिकली अगर एग्जैक्टली आपको बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? ये ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, क्योंकि 96% इनमें प्रोटीन होता है और 4% इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है। बट रॉ टर्म्स में बोलना है तो ये मेनली गामा ग्लोब्यूलिन्स है, और ग्लोब्यूलिन एक टाइप का प्रोटीन है। सो दे आर मेनली प्रोटीन। सो द करेक्ट आंसर इज प्रोटीन। अगर यह ग्लाइकोप्रोटीन ऑप्शन होता तो हम ग्लाइकोप्रोटीन ही लगाते, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ एंटीबॉडीज आर शुगर्स नो, विटामिन नो, एल्ब्यूमिन नो, गामा ग्लोबुलिन यस, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाउ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, हम जानते हैं एंटीबॉडीज जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स एक टाइप के बी लिम्फोसाइट्स हैं, दोनों में से एक ना एक ऑप्शन होगा। अगर यह प्लाज्मा सेल होता ऑप्शन तो हम प्लाज्मा सेल को पहला प्रेफरेंस देते, क्योंकि बी लिम्फोसाइट्स भी अलग अलग है। मेमोरी बी लिम्फोसाइट्स हैं, इनएक्टिव बी लिम्फोसाइट्स हैं जो एपीसी की तरह काम कर रही हैं। हमें तो मेन प्लाज्मा सेल्स हैं जो एंटीबॉडीज बनाते हैं, बट क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो है वो बी लिम्फोसाइट्स है। करेक्ट आंसर इज सी। Now, typically an antibody molecule is shaped like. Now, students हमने इसका शेप पढ़ा था, इस तरह से हमने बनाया था। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, 2 हेवी 2 लाइट। H2L2 स्ट्रक्चर दिया था। कैसा शेप हो गया इसका? इंग्लिश के वाई अल्फाबेट की तरह। ये सब आपस में डाइसल्फाइड चेन्स से जुड़े रहते हैं, राइट। इसमें ऊपर वाला एरिया अलग अलग होता है जहां पर एंटीजन आकर अटैच होता है। मैं रफ सा डायग्राम बना रही हूं। इस पार्ट को हमने वेरिएबल रीजन कहा था, बाकी का पार्ट कांस्टेंट रीजन होता है।
वेरिएबल रीजन अलग अलग होगा अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एंटीजन, अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ एंटीजन, इसे ही पैराटोप कहते हैं। तो एक एंटीबॉडी के मोनोमर में 2 पैराटोप्स हैं, एक एंटीजन इधर जुड़ सकता है, एक एंटीजन इधर जुड़ सकता है, राइट। सो शेप कैसा है? वाई शेप। आंसर इज डी। Now antibody molecules are held together by, we have just seen, by disulfide bonds. Let's see, this is the answer. Direct question है A. ईस्टर बॉन्ड्स कहां मिलते हैं? ईस्टर बॉन्ड्स मिलेंगे हमें लिपिड्स में, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स कहां मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, पॉलीसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स में, जो हमने 11th में बायोमोलिक्यूल्स में अच्छे से डिस्कस किया है। बट डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर फाउंड बिटवीन द वेरियस चेन्स of antibody molecule. Now basically antibody consists of 4. क्या है ये चारों? हमने डिस्कस किया था, ये चारों पॉलीपेप्टाइड्स हैं, यानी अमीनो एसिड्स की चेन्स हैं। सो दे आर पॉलीपेप्टाइड्स, 2 heavy and 2 light, total H2L2 4. heavy means ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। Now in every antibody molecule one can locate epitope, नहीं, इपिटोप तो कहां होता है? एंटीजन में मिलता है। हाई एनर्जी रीजन नहीं, एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। एटीपी एक्टिवेटिंग एरिया नो, बिकॉज ये कोई एक्टिव प्रोसेस नहीं है, ऐसा हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। कांस्टेंट एंड वेरिएबल रीजन्स, यस। दिस अपर पार्ट, ये वेरिएबल रीजन ऑफ लाइट चेन, ये हो जाएगा वेरिएबल रीजन ऑफ हेवी चेन, ऐसे ही यहां पर। और ये बाकी जो पूरा है ये कांस्टेंट रीजन ऑफ लाइट चेन, और ये सारा, ये पूरा कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी चेन। सो दीज 2 रीजन्स आर फाउंड। इनमें से हमने जो एंटीजन बाइंडिंग वाला रीजन है उसे FAB भी कहा था, वो फ्रैगमेंट जहां पे एंटीजन बाइंड करता है, और बाकी जो है वो FC कहा था, क्रिस्टलाइबल फ्रैगमेंट, जो कांस्टेंट वाला पार्ट है। ये कुछ और पॉइंट्स हमने पढ़े थे। सो हियर द करेक्ट आंसर इज डी। सो स्टूडेंट्स, आज हमने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, जिसमें हमने कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करा और इम्यून सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करा है। नेक्स्ट क्लास में हम इसे और कंटिन्यू करेंगे, हम और क्वेश्चंस देखेंगे इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, ड्रग अब्यूज से रिलेटेड। सो टिल द नेक्स्ट क्लास, अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।